जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अंक क्लासेस में। जैसा कि नेक्स्ट वीडियो में हमने वर्णमाला आपका चल रहा था। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको घोषित के आधार पर वर्णों को बताया था, जिसमें कि दो प्रकार के होते हैं, घोष या संघोष पढ़ा दिया था। आज हमको अघोष वर्ण पढ़ाएंगे। अघोष वर्ण क्या होते हैं? अघोष वर्ण अघोष वर्ण अघोष वर्ण क्या होते हैं देखते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं। अब देखते हैं अघोष की पहचान, अघोष वर्ण की पहचान। अगला पढ़ना था हमारा अघोष वर्ण की पहचान। अघोष वर्ण की पहचान तो क्या होता है? हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा पहला, दूसरा व्यंजन हर वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन और तीन ऊष्म मतलब कि हर वर्ग, जैसे का वर्ग का पहला का और खा, इसी तरह चा वर्ग का पहला चा और छा। या फिर वर्णों के शॉर्ट फॉर्म में गए तो वर्णों के पहले वाले दो वर्ण, वर्णों के पहले वाले दो वर्ण देखते हैं। जैसे पहला था हमारा का वर्ग, तो का करेंगे? का, खा, गा, गा और अड़ा। इसी तरह दूसरा था चा वर्ग का, च, छ, ज, झ और इया। तीसरा नंबर था टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा और आ। चौथा नंबर था हमारा ता वर्ग, ता, था, दा, धा और ना। पांचवें नंबर पे आता है पा वर्ग, पा, खा, बा, भा और मा हो गया हमारा। और तीन ऊष्म व्यंजन, तो तीन ऊष्म व्यंजन हो गए हमारे सा, सा और सा। षटकोण वाला सा सलजम वाला और सा सपेरा वाला। तो जैसा कि बोला गया, अघोष वर्ण जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं। अघोष वर्ण की पहचान कैसे कर सकते हैं?
हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन और पहला व्यंजन और दूसरा व्यंजन और तीसरा मतलब तीनों ऊष्मों या फिर वर्णों के पहले वाले दो वर्ण का वर्ग, तो का वर्ग के का और खा लिए जाएंगे आगोश में। इसलिए चा वर्ग का चा उछा, टा वर्ग का टा उठा, ता वर्ग का ता उठा, पा का पा उफा। ये हो गया पहले और पहला और दूसरा वर्ण। इसे 30 उस व्यंजन तो सा और सा हो गया। इतना नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ें। जैसे कि पॉइंट आता है आघोष वर्ण के उच्चारण में, आघोष वर्ण के उच्चारण में, वर्ण के उच्चारण में, आघोष वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियां परस्पर नहीं मिलती हैं, परस्पर नहीं मिलती हैं। आघोष वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियां परस्पर नहीं मिलती है, इसलिए वायु स्वर वर्ण के आघोष वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियां परस्पर नहीं मिलती हैं, इसलिए वायु आसानी से बाहर निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। बाहर निकल जाती है। कुल आघोष व्यंजन कितने होते हैं? अगला पॉइंट हमारा आता है, अगर क्वेश्चन आएगा कुल आघोष व्यंजन कितने होते हैं, तो कुल आघोष व्यंजन की संख्या हमारी 13 होती है। कुल आघोष व्यंजन 13 होते हैं। कौन कौन से होते हैं अभी बताएगी। किसी भी वर्ग के पहले दो अक्षर, तो का, खा, दूसरा था चा, छा, टा, ठा, ठा, ता और था, तीसरा पा और फा, और 3 हमारे उस व्यंजन सा सा और सा। तो हो गए हमारे टोटल 13। तो आएगा कुल आघोष व्यंजन कितने होते हैं? 13 होते हैं। कुल आघोष व्यंजन हमारे 13 होते हैं। और आघोष व्यंजन होते क्या है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपन नहीं करती हैं वो हमारे आघोष व्यंजन कहलाते हैं। एक पॉइंट आघोष वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियां परस्पर नहीं मिलती हैं, इसलिए वायु आसानी से बाहर निकल जाती है, इसलिए इन्हें हम आघोष व्यंजन कहते हैं, जिसकी कुल संख्या 13 होती है। कौन कौन से होते हैं? का, खा, चा, छा, टा, ढा, ता, था, पा, फा, सा, सा और हा। ये हमारे कुल आघोष व्यंजन होते हैं। इतना नोट डाउन करें। अगला आता है हमारा जो हमारे घोषित के आधार पर थे वो हमारे हो चुके हैं। अब दूसरे नंबर पर आता है प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर तो दो बताए थे। प्राणत्व के आधार, प्राणत्व के आधार पर, तो प्राण का अर्थ क्या होता है? प्राण का अर्थ हवा होता है। प्राण का अर्थ हवा से है। प्राण का अर्थ हमारा हवा से है, हवा से। तो प्राणत्व के आधार पर
प्राणत्व के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से थे? पहला आता है अल्प प्राण। अल्प प्राण। दूसरा था महाप्राण। पहला था अल्प प्राण, दूसरा था हमारा महाप्राण। अब देखते हैं अल्प प्राण क्या होता है। अल्प प्राण अल्प प्राण तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकले, मुंह से कम हवा निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकले, हर वर्ग का पहला तथा हर वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा व्यंजन। पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन मतलब कि अघोष वर्ण ये होता है प्राणात्व के द्वारा। प्राण का अर्थ होता है, प्राण का अर्थ हमारा हवा से है, वायु से है। जैसे कि दूसरा का अर्थ गूंज से था, इसी तरह प्राणत्व या प्राणत्व के आधार पर तो प्राण का अर्थ हमारा हवा से है। प्राणत्व के द्वारा व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, एक तो अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से मतलब जिन व्यंजनों को बोलने से मुंह से कम हवा निकले वे हमारे अल्प प्राण कहलाते हैं। वो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग का जो हमारा अल्प प्राण कहलाता है। तो इतना नोट डाउन कर फिर बताएं आगे। कौन कौन से अल्प प्राण हमारे होते हैं? जैसे कि पहला था का वर्ग का। तो का वर्ग का अभी बताया कि हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन हमारा अल्प प्राण होता है। तो पहला का, गा और गा। ये हो गया हमारा। इसलिए चा वर्ग का देखें तो चा वर्ग हो गया। इसके बाद आता है टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो चा वर्ग का चा, चा और या। टा वर्ग का टा, डा और अड़ा। ता वर्ग का ता, दा और ना। पा, बा और ना हो गया। ये हो गए। और आते जैसा कि अघोष वर्ण में था कि हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो होगा वो हमारा अघोष वर्ण कहलाएगा। उसमें तीन उप व्यंजन थे, सा, सा और सा। इसमें आते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कितने बताए तुमने? चार, या, र, ल और व।
ये हो गया हमारा अल्प प्राण। अब आता है महाप्राण। महाप्राण क्या होता है? महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा से श्वास वायु की मात्रा से जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा से अधिक होती है, वायु की मात्रा से अधिक होती है, अर्थात जिनके उच्चारण में हाकार की ध्वनि सुनाई देती है, हाकार या झंझकार की ध्वनि सुनाई देती है, हाकार या झंझकार की ध्वनि सुनाई पड़ती रहती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। उन्हें महाप्राण कहते हैं। उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। जैसे कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, दूसरा और चौथा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन। जैसे कि आगे हमारा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता और पा वर्ग। तो का वर्ग का दूसरा और चौथा खा और घा। इसी तरह चा वर्ग का हो गया हमारा तो छ और झ। टा वर्ग का ठ द। ता वर्ग का था हो गया और हमारा धा हो गया। पा वर्ग का फा और भा। और हमारे ऊष्म व्यंजन, और हमारे साथ में आते हैं ऊष्म व्यंजन। तो सा और हा, ये हो गया। जो था हमारा अल्प प्राण में था कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह का कम खुलना होता था, तो वो हमारे अल्प प्राण कहलाते थे। जिसमें कि उसमें पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन हमारा अल्प प्राण कहलाता है। चा वर्ग का था का, चा, ट, ता और पा वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण कहलाता है। या फिर अंतस्थ व्यंजन आ जाए या अलावा, ये हमारे वर्ड भी अल्प प्राण कहलाते हैं। दूसरा था महाप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा से अधिक होती है, अर्थात जिनके उच्चारण में हाकार, झंझकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। जैसे कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। आघोष वर्ण में था, एक बार फिर से आपको हम बता दें कि आघोष वर्ण में था पहला और दूसरा व्यंजन, यदि कि का हो गया का और का। और जैसा कि दूसरा था हमारा अल्प प्राण में था पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन लिया जाता था। और महाप्राण की बात करें तो महाप्राण में दूसरा और चौथा व्यंजन। तो इसी तरह का वर्ग का खा और घा, चा वर्ग का चा, झा और झा होता है, टा वर्ग का ठा और ढा, ता का था और दा, पा का हो गया फा और भा। और इसमें हमारे उस व्यंजन होते सा, हा।
और इसमें हमारे 38 व्यंजन आते हैं और अघोष वर्ण में उस व्यंजन आते तो हैं बट उसमें 3 लिए जाते हैं, सा, सा और सा। हा का प्रयोग उसमें उस व्यंजन में नहीं किया जाता है। ये हो गया महाप्राण, इतना नोट डाउन करें। लास्ट पॉइंट था जो हमारा प्रयत्न के आधार पे था, जो हमने पूरा करा दिया है। आज हम कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, जो छूटा है उस क्वेश्चन में हमारा पूरा हो जाएगा। जैसा कि पहला क्वेश्चन आता है हमारा, किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा कि पहला आता है हमारा, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन देगा हमें संयुक्त व्यंजन को, 4 ऑप्शन देगा हमें वो। पहला था संयुक्त व्यंजन को, संयुक्त व्यंजन। दूसरा था हमारा अनुस्वार एवं विसर्ग, अनुस्वार एवं विसर्ग। तीसरे नंबर ऑप्शन में आता है हमारा अल्पप्राण, और चौथे नंबर में आता है महाप्राण। तो हमारा अयोगवाह किसे कहा जाता है? अयोगवाह अनुस्वार एवं विसर्ग को कहा जाता है, अनुस्वार एवं विसर्ग को कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन जो 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं, जैसे छ, त्र, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत कौन से आते हैं? छ, त्र, ज्ञ और रा, श। ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। हमने आपको बताया अनुस्वार एवं विसर्ग, अंक और आ जो हमारे अयोगवाह के अंदर आते हैं। अल्पप्राण अभी बताया, महाप्राण भी अभी हमने आपको समझाया है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन होता है महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? तो महाप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण आता है, तो उसको ऑप्शन में उसमें दिया होगा। एक आता है ख, छ, ठ, था और फा। ये हो गया हमारे महाप्राण। इसी तरह दूसरा और चौथा आता है, खा के साथ हो जाएगा हमारा, जैसा कि जोड़ेंगे तो खा दूसरा आता है और घा। छा का हो गया हमारा झा, ये महाप्राण हो जाएंगे। ठा का डा, था का हो गया हमारा बा, ए, धा और फा का हो गया बा। ये हमारे महाप्राण होते हैं। का वर्ग के 2, छा के, चा के 2, टा के वर्ग के 2, ता के 2 और पा वर्ग के 2 है। जैसे इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है, तीसरे नंबर आया तो हिंदी भाषा में हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की संख्या कितनी होती है? हास्य स्वरों की संख्या कितनी होती है? संख्या कितनी होती है? हास्य स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन 1 देगा 11 है। दूसरा आता हमारा 4,
तीसरे नंबर ऑप्शन आएगा 7 और चौथे नंबर पे आएगा 2। पहला आता है 11, 4, 7 और 2। तो जैसा कि हिंदी भाषा में हस्त स्वरों की संख्या 4 होती है। 11 तो हमारे स्वर वर्ण होते हैं जो आ से अ तक होते हैं। 11 संख्या हमारी स्वर वर्ण की होती है, स्वर वर्ण की होती है। अगला क्वेश्चन आता है ऐसा चौथे नंबर पे, ऐसी कौन सी 2 भाषाएं हैं, 2 मात्राएं हैं ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है, जिनका प्रयोग तो किया जाता है, जिनका प्रयोग तो ऐसी कौन सी 2 ऐसी हिंदी भाषा में ऐसी कौन सी 2 मात्राएं जिनका प्रयोग तो किया जाता है उन पर किंतु उनका समावेश किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है, स्वर में नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। तो पहला ऑप्शन आता है हमारा, पहला ऑप्शन आता है आ और ई। दूसरे ऑप्शन में हमारा आएगा अंग और आहा, अंग और आहा। तीसरे नंबर ऑप्शन में आएगा हमारा ऋषि और उ। चौथे नंबर पे आता है अंग। एक ऑप्शन हमारा ये भी देगा। तो ऐसी कौन सी 2 मात्राएं जिनका प्रयोग किया जाता है, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं जिनका प्रयोग किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है, जिसका प्रयोग कर सकते हैं लेकिन उनकी गिनती हम स्वर वर्ण में नहीं करते हैं। तो ऐसे कौन से हमने बताया था, स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है, स्वर वर्णों की संख्या हमारी 11 होती है और अयोग वहाँ 2 होते हैं, वो होते हैं अंग और आ। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, अंग और आ। इनका प्रयोग किया जाता है, इनका प्रयोग स्वर वर्ण में नहीं किया जाता है, इनकी गिनती हम स्वर वर्ण में नहीं करते हैं। स्वर वर्ण की संख्या केवल 11 होती है। ये हमारे अयोग वहाँ के अंतर्गत आते हैं जो अनुस्वर और विसर्ग कहलाते हैं। तो ये हो गया, पहला बताया था अयोग कहा जाता है, ये संयुक्त व्यंजन छात्र ज्ञ उष्र होते हैं। अयोग कहा जाता है अनुस्वार एवं विसर्ग को। तो अल्पप्राण महाप्राण बता दिए थे, इसका ये होगा। इन दोनों को फिर आगे बताएं। अगला आता है क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन आता है लिपि चिन्हों के क्रम व समूह को क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? को क्या कहते हैं? अगर क्वेश्चन आ गया लिपि चिन्हों के क्रम व समूह क्या कहते हैं, तो लिपि चिन्हों के क्रम व समूह को वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णमाला। तो ऑप्शन में होगा हमारा वर्णमाला। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, हिंदी शब्दकोश में मोर्च वर्णों। ये क्वेश्चन जरूर आता है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। हिंदी शब्दकोश में
हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम, छा का हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम इनमें से किस वर्ण के, इनमें से किस वर्ण के, किस वर्ण के बाद आता है, बाद आता है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन आता हमारा हा, दूसरा था छा, तीसरे नंबर आएगा हमारा का, और चौथे नंबर पे आएगा सा। तो हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आता है, ये क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। तो जैसा कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम का के बाद आता है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम का के बाद आता है। तो जैसे कि छा तो किन शब्दों से का और सा से मिलकर बना है, का और अलिसा जुड़े तो आ, स्वर आ भी जुड़ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, कौन सा व्यंजन कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से, व्यंजन का उच्चारण तालु से, इनमें कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है, तालु से होता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आता है पहला का, दूसरा बनता है हमारा द, तीसरे नंबर पे आता है छा, और चौथे नंबर पे आता है मा। तो कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो मैं आपको पहले कंठ से कौन होते हैं, तालु से कौन होते हैं, मूर्धा से कौन होते हैं। जैसे तालु से हमारा छा, छा का छा व्यंजन तालु से बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा द, द का उच्चारण स्थल, द का उच्चारण स्थल है। अगर डायरेक्ट ये पूछेगा दा का उच्चारण स्थल है तो मूर्धा से, दा का उच्चारण स्थल मूर्धा से होता है। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से विवृत स्वर हैं, विवृत स्वर हैं तो कौन कौन से शब्द विवृत? पहला ऑप्शन आता है ई, बी आता है आ, सी नंबर पे आता है का और डी नंबर पे आता है ओ। तो निम्न में से कौन सा, निम्न में कौन कौन विवृत स्वर है? तो आ, आ हमारा एक विवृत स्वर है। लिपि चिन्हों के क्रम समूह को क्या कहते हैं? तो जैसा क्वेश्चन है लिपि चिन्हों के क्रम समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आता है? तो हमेशा याद रखना कि छा का क्रम छा वर्ण का के बाद आता है, का वर्ण के बाद ही छा आता है। कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो छा। दा का उच्चारण स्थान मूर्धा से है। जिनमें से कौन विवृत स्वर होते हैं? आ। इन्हें स्वर स्वर वर्ण भी कहते हैं, विवृत स्वर को स्वर वर्ण भी कहते हैं। नोट डाउन करें। अगला था हमारा, अगला क्वेश्चन आता है हमारा
निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि किसे कहते हैं? पार्श्विक ध्वनि, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन कौन सी है? तो ऑप्शन देगा, एक अड़ा, दूसरा आता है हमारा रा, तीसरे नंबर पे आता है ल, और चौथे नंबर पे आता है हमारा जैसे कि चा। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो पार्श्विक ध्वनि अगर पूछे निम्नलिखित में पार्श्विक ध्वनि कौन सी, तो ला। ला हमारा पार्श्विक ध्वनि के अंतर्गत आता है और रा हमारा लुंठित वर्ण के अंतर्गत आता है। जैसे कि हमने आपको नहीं बताया, तो हमने बोला था कि जो छूट गया वो क्वेश्चन के अंतर्गत करवा देंगे। तो पार्श्विक ध्वनि क्या होती है देखते हैं। पार्श्विक ध्वनि जिन व्यंजन जिन व्यंजन पार्श्व के उच्चारण में जिन व्यंजन पार्श्व के उच्चारण में जिहा दंत जिहा मतलब जीव और दांत, जिहा दंत अथवा जिहा दंत अथवा वर्तस्य उत्थान, जिन व्यंजन पार्श्व के उच्चारण में जिहा दंत एवं वर्ष उत्थान को छूती है, उस समय वायु जिहा के बगल से उस समय वायु जिहा के मतलब जीभ के अगल बगल से जिहा के अगल बगल से बाहर निकल जाती है, वे बगल से बाहर निकलती है। उन्हें हम पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। उन्हें हम पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। उन्हें हम पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में तो ला हमारा पार्श्विक ध्वनि के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो ला होती है। अगला क्वेश्चन इसी तरह आता है हमारा, रा का विवरण है। रा का विवरण है। ऑप्शन देगा हमको, ऑप्शन देगा 4, जिसमें कि एक ऑप्शन होगा हमारा वर्तस्य लुंठित संघोष अल्पप्राण और अल्पप्राण व्यंजन। तो बताएं वर्तस्य क्या होते हैं? वर्तस्य क्या होता है देखते हैं। ऐसा व्यंजन जिसे उच्चारित करने के लिए जिसे उच्चारित करने के लिए ऐसा व्यंजन जिसे उच्चारित करने के लिए जिहा के ऊपर के
जिहा के ऊपर के वर्तस्य, जिहा के ऊपर के वर्तस्य कटक से छुआ जाता है। ऐसा व्यंजन जिसे उच्चारित करने के लिए जिहा के ऊपर वर्सेस कटक से छुआ जाता है या पास लाया जाता है, या पास लाया जाता है, उन्हें हम वर्तस्य व्यंजन कहते हैं। देखते हैं जैसे कौन कौन से होते हैं वर्तस्य व्यंजन हमारे। एग्जाम्पल में देखते हैं ट ल द, ट ल ड और स, ये हो गया हमारा वर्तस्य व्यंजन जो हमने पहले नहीं करवाया था। वार्षिक ध्वनि आप समझ चुके होंगे। अब आता है दूसरा हमारा लुंठित व्यंजन। वार्षिक ध्वनि के अंतर्गत रा आता है और लुंठित व्यंजन के अंतर्गत ला आता है हमारा ल, तो आता है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन क्या होता है? ऐसा व्यंजन वर्ण होता है जिसके, ऐसा व्यंजन वर्ण होता है, वर्ण होता है जिसके मुंह से, ऐसा व्यंजन वर्ण होता है जिसके मुंह से एक सक्रिय उच्चारण जिसके मुंह से एक सक्रिय उच्चारण स्थान और किसे ऐसा व्यंजन वर्ण होता है जिसके मुंह से एक सक्रिय और किसी अन्य स्वर, सक्रिय उच्चारण और किसी अन्य स्वर उच्चारण स्थान के बीच और किसी उच्चारण स्थान के बीच कम कपी की ध्वनि, कम कपी की ध्वनि पैदा हो जाती है, जिसे हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। जिसे हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। तो रा एग्जाम्पल में आएगा हमारा रा, ला हमारा पार्श्व ध्वनि से ला, तो जी मूर्ति ने जो पीछे से तुम्हारी पार्श्व ध्वनि लुंठित वर्ण रा, तो हमारा लुंठित वर्ण के कभी की ध्वनि पैदा हो रा बोलो तो वाइब्रेशन जैसे मुंह में लगता है, तो ये हमारा लुंठित व्यंजन हो गया। थैंक यू दोस्तों। आज आपका वर्णमाला का पूरा टॉपिक समाप्त होता है। जो हमने आपको पढ़ाया, जो मेरा छूटा हुआ था, वो हमने आपको कुछ 10 क्वेश्चन के अंतर्गत आके जो पार्श्व ध्वनि, वर्तस्य और लुंठित व्यंजन सारे बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम छंद पढ़ाएंगे।